Hello my dear student, once again welcome back to A Square classes. Today we are going to continue next subtopic of the chapter periodic table. Periodic table में हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, that is called ionization energy. आइए हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. कई सारे पूरे इनऑर्गेनिक में आपको इसके जो फैक्टर हैं, इस फैक्टर का इफेक्ट आपको दिखेगा. इसका एप्लीकेशन काफी ज्यादा है. वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं. हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था. एक को बोला था एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दूसरे को बोला था मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी. वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो एटम से डिफाइंड होते हैं, एटम के प्रॉपर्टी से क्लास उनकी प्रॉपर्टी पता चलती है, उसको बोलते हैं एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो बेसिकली एटम की प्रॉपर्टी होती है. और वैसे मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी जो एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी. ठीक है. तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो ये एक एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, किसी एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है. तो पहला चीज इट इज एटॉमिक. जो ये एक एटम है जिसका एक क्या बेटा न्यूक्लियस है और यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. ठीक है. अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा, दैट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज क्या जेडी. ये जो ई है ये दिस इज कॉल्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मैं बात करूं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं जेड, और एक प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है. इसको हम लोग कितना बोलते हैं जेड. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बेसिकली के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा. आर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जेडी इंटू ई बाई आर स्क्वायर के क्या बराबर होगा. ये आर क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस. अब ध्यान से सोचो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी कंज्यूम होगी, जो एनर्जी खर्च होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम. अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालते हो यहां से, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन है, मिनिमम उस अट्रैक्शन के एनर्जी के बराबर तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तभी उस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर क्या ले जा सकते हो. तो समझो, जिस एटम का साइज जितना छोटा होगा उस केस में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होगा, काफी क्लोजर होगा. दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसको निकालने में, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी. हाँ है ना. तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, required to remove an electron from a isolated gaseous atom से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी. उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी. समझो कोई भी एक मेटल है, ये क्या है, मेटल है. ये मेटल किस फॉर्म में, आइसोलेटेड गैसियस एटम है. गैसियस, इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. आपको पता है व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट कैटायन विल फॉर्म. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, M प्लस मेटल आयंस, है ना. तो इस मेटल का, जिस मेटल से आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे उसी मेटल के क्या मिलेंगे, कैटायन मिलेंगे. और इस केस में जो रिएक्शन होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म देयर मेटल कैटायन, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी. इस डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. में जो एनर्जी का चेंज होता है, हीट का चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन.
क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस गैसियस मेटल का आपको क्या मिलता है? आयन। और उससे जो हीट एनर्जी मिलती है, उससे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस प्रोसेस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। समझो जनरली अगर आप किसी भी आइसोलेटेड गैसेस, अगर समझो कोई मेटल है फॉर एनी, जनरली मेटल किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। तो पहले आप मेटल सॉलिड को किस में लाओगे? मेटल गैस के स्टेट में। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इस सब्लिमेशन में भी आपको एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी। लेकिन इस कंज्यूम एनर्जी इज नॉट द पार्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये कंज्यूम एनर्जी अलग होगी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी है तो इसका कुछ ना कुछ बेटा क्या होगा? यूनिट होगा। अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी की कुछ ना कुछ यूनिट होगा। और यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन पर एटम, वोल्ट पर एटम में लेते हैं। और आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, if you want to convert electron volt into joule, then 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, या इसी को हम बोल सकते हैं 96 किलो जूल पर मोल। ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में करवा दिया। तो कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होगी वो किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जूल में है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल पर एटम। और पर मोल में तो आप एवोगाड्रो नंबर से क्या करो? उसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा जाएगा 96 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? तो किसी भी, अब आयनाइजेशन एनर्जी को समझ में आ गया कि किसी भी मेटल, आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो, तो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को आप निकालोगे किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, तो उस केस में जो एनर्जी कंज्यूम होगा, जो एनर्जी का चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब यह इस प्रोसेस में या तो एनर्जी क्या हो सकती है? कंज्यूम हो सकती है, या इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो सकती है? रिलीज हो सकती है। अगर आप इस डेल्टा एच की बात करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूं, या तो डेल्टा एच कंज्यूम होगा या रिलीज होगा। कंज्यूम होगा या डेल्टा एच क्या होगा? रिलीज होगा। अगर कंज्यूम होगा तो इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब कह सकते हो, रिलीज होगा तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, तो इस केस में डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और वैसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस बेसिस पे भी अगर बात करें आयनाइजेशन एनर्जी में, एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि अगर किसी मेटल में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं कि हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बना? मेटल कैटायन। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर मेटल कैटायन मोनोवैलेंट से क्या मिलेगा? डाइवैलेंट। अगर हम बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन, समझो जिस मेटल एटम है जिससे आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो क्या मिला? M+। एनर्जी का लॉस और गेन हुआ डेल्टा H1, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? सेकेंड, अब इसी मेटल जो आयन है, गैस है, आयन, अब मैं इसको निकाल रहा हूं यहां से। पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकालना, आपको क्या मिला? मेटल कैटायन। अब इसी मेटल कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? M+2 आयंस। और इस केस में जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसको क्या बोलेंगे? फिर मैं इसी से निकाल दूं, M+2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या मिलेगा बेटा? ये M+3 आयन। और इस केस में डेल्टा एच ऑफ जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा?
अगर किसी मेटल से हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर के आए तो ध्यान से देखो, पहले केस में आपने मेटल यहां से निकाला, दूसरे में यहां से निकाला, तीसरे में मतलब एक ही मेटल का डिफरेंट डिफरेंट कैटायन है, होगा ना। तो फॉर ए सेम मेटल रहे हो इसका क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। मेटल में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो होगा क्या, एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाला, समझो फॉर एग्जांपल ये कि अगर सोडियम एटम है एलिमेंट, अब जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन का 11 प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। फिर आपने दूसरा निकाल दिया तो कितना बचा, 9। तो अब 9 इलेक्ट्रॉन का 11 प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो जैसे जैसे ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो कभी भी किसी मेटल आयन का अगर आप उसका कैटायन बनाते हो, फॉर ए सेम मेटल कैटायन, फॉर ए सेम मेटल फॉर्म्स कैटायन, तो उसका जेट इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेट इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, पक्की बात। तो अगर मैं साइज की बात करूं और उससे छोटा साइज होगा M+2 का, सबसे छोटा साइज इसका होगा। और जिसका साइज छोटा होगा तो हमेशा जब भी किसी भी एक मेटल के सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को आप देखोगे, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो मेटल कैटायन का साइज पेरेंट मेटल से छोटा हो जाएगा। इस केस में ये मेटल M+2 का साइज M+ से छोटा हो जाएगा। इस केस में ये पेरेंट्स जो नेक्स्ट प्रोडक्ट M+3 है कैटायन, इसका साइज M+2 से छोटा होगा। तो जैसे ही कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं, और इससे ज्यादा हमेशा होगा क्या, I3। Successive ionization energy is always greater for a same metal because their effective nuclear charge decreases, effective nuclear charge increases and their size decreases। क्लियर है। तो अगर सेम ही मेटल की हम लोग बात करते हैं तो उसका नेक्स्ट जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। आप इसको लिख लो, फिर मैं एक पॉइंट डिक्टेट करता हूं। इन केस ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, in case of successive ionization energy, the next ionization energy is always greater than previous one, always greater than previous one, because after formation of cation, it is difficult to remove electron. After formation of cation, it is difficult to remove electron from the ions because their increase in effective nuclear charge, which cause increase in effective nuclear charge, which cause decrease in size, that is higher attraction between nucleus and outermost electron। तो हमेशा किसी भी सेम मेटल एटम के लिए जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो पहले वाले से क्या होगी बेटा, ज्यादा। कोई दिक्कत, आप इसको लिख लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन सा फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। जिसमें पहला फैक्टर हम लेते हैं साइज ऑफ एटम। जितना ज्यादा एटम और आयन का साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन वीक होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। लिखना, लार्जर इज द साइज ऑफ मेटल एटम, larger is the size of atom or ion, larger is the size of atom or ion, smaller will be the attraction, larger the size of atom, smaller will be the attraction, hence smaller will be the ionization energy, तो साइज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा,
जिस एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखोगे, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 1 में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन। एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं ग्रुप 1 के एग्जांपल की बात करूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो जिसका साइज ज्यादा होगा, अगर मुझे इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना पड़े, कंपेयर करना पड़ा है, तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है। पहला कौन कौन सा फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला दैट इज साइज ऑफ एटम। दूसरा हम लोग लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लिखना, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, more will be the attraction between nucleus and electron, higher is the value of Z effective, attraction between nucleus and electron, more will be its ionization energy, more will be its ionization energy। तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड, अगर मैं एग्जांपल की बात, थर्ड फैक्टर की बात करूं, तो थर्ड फैक्टर इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। ऑप्शन क्या है आप समझना, एस, पी, डी एंड एफ। हम लोग 4 टाइप के सबसेल या ऑर्बिटल को जानते हैं। एस स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है। तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोजर होगा, उसके इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। सिंपल है। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, ऑर्बिटल क्लोजर टू न्यूक्लियस हैविंग मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट मींस आप किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी इस पे भी डिपेंड करेगी। देखना, हायर इज द पेनिट्रेशन पावर, हायर इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, हायर इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, मोर क्लोजर, higher is the penetration power of orbital, it is more closer to nucleus, higher is the penetration power of orbital, it is more closer to nucleus, more closer to nucleus, that is more energy required to remove an electron, more energy required to remove an electron। अगर मैं penetration power की बात करूं, ये S का ज्यादा होगा, S के बाद P होगा, P के बाद D एंड D के बाद F। तो सबसे ज्यादा क्लोजर न्यूक्लियस के कौन होगा, S। नोट करके ये पे पॉइंट लिखना है। also depend upon the ionization energy is also depend upon type of ionization energy is also depend upon type of electron which can be removed, type of electron which can be removed। ठीक है, अगर सारे फैक्टर सेम है तो ये पेनिट्रेशन पावर का फंडा तभी लगाओगे व्हेन ऑल द फैक्टर आर सेम। अगर सारे फैक्टर सेम है तो अगर आपको S के इलेक्ट्रॉन निकालने, P के निकालने, D के निकालने और F के निकालने हैं, तो S से ज्यादा एनर्जी आपको लगेगी। ऑल द फैक्टर आर सेम देन द वी विल यूज पेनिट्रेशन पावर। तो अगर सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगा, S से, देन P से, देन D से, देन F से। ठीक है। फोर्थ फैक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है जनरली हाफ फिल एंड फुल फिल जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं दे आर मोर स्टेबल। तो अगर आपको हाफ फिल और फुल फिल के इलेक्ट्रॉन को निकालने हैं तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली फिल्ड। देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरली हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, generally half-filled and full-filled orbital are more stable, it is difficult to remove electron from, so it is difficult to remove electron from these orbital, so it is difficult to remove electron from these orbital। D5 F7 ये होगा। और अगर फुलफिल की बात करूं तो ये हो जाएगा P6 D10 F14।
इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, और अगर इन दोनों में से देखो तो पी का ज्यादा, दिस इज हाफ फिल और दिस इज ऑर्बिटल ज्यादा, और फुल फिल ऑर्बिटल की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वो जनरली ज्यादा होगी देन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली फिल्ड की। तो जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इसकी ज्यादा होगी किससे, पार्शियली। इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड्स की बात करूं, मतलब वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड्स, अगर इसकी ट्रेंड्स की बात करूं, ग्रुप एंड पीरियड में इसका अगर मैं वेरिएशन देखूं तो ध्यान से देखो, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, अगर इन जनरल में बात कर दूं, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, जेड इफेक्टिव सेम होता है, लेकिन हम लोग इसको डिक्रीजेस दे देते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। साइज इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या रहता है बेटा, सेम, साइज बढ़ेगा और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इन पीरियड की बात करूं, इन पीरियड टू राइट इन ए पीरियड, इस केस में क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, और अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो जेड आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कम ज्यादा हो तो रहे, लेकिन किस रीजन से कम हो रहा है। तो ग्रुप में साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन पीरियड में साइज के डिक्रीज होने से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा कि जेड इफेक्टिव के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर है। तो अगर मैं कुछ एलिमेंट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के आयनाइजेशन एनर्जी पे अरेंज करूं, तो देखो हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। P1 मतलब पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, अपवर्ड एरो से लिखता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में आप क्या करो, अरेंज करो। तो सबसे पहले तो P1, P1 में एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये 1 ये 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका 1s2, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या हो जाता है, छोटा। साइज छोटा होने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हीलियम इनर्ट गैस है, इसका साइज बड़ा होता है, हम लोग मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो रेशियो होगा वो हाइड्रोजन से ज्यादा किसका होगा, हीलियम। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, साइज का फैक्टर नहीं है, साइज हीलियम का ज्यादा होगा। क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में आप पीरियड में जाओगे तो पीरियड में सबसे जो राइट हैंड साइड में नट गैस है उसका साइज बड़ा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वंडर वॉल रेडियस। लेकिन अगर मैं पीरियड 2 का एलिमेंट लूं, ये हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। एटॉमिक नंबर की बात करूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2p5, 2p6। जनरल ट्रेंड क्या है, when we move from left to right in a period, अगर आप कहां से कहां मूव करते हो, टू राइट इन ए पीरियड, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो होगा क्या, जेड इफेक्टिव बढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगा,
तो होना ट्रेंड क्या चाहिए, जेड इफेक्टिव बढ़ेगी, साइज डिक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। होना क्या चाहिए, लिथियम से ज्यादा किसका होना चाहिए, बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा किसका होना चाहिए, बोरोन। लेकिन ध्यान से देखना, अब बेरिलियम का ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है और लिथियम का ये पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल ट्रेंड क्या होता, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का होता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होता। फिर यहां केस में देखो, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन का ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 और ऑक्सीजन का ये पार्शियली फिल्ड है, दिस इज ए हाफ फील्ड और दिस इज पार्शियली फिल्ड, तो इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा। ये दो आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, लिथियम, देन किसका हो जाएगा, बोरोन, देन किसका होगा, बेरिलियम, देन किसका होगा, कार्बन, देन किसका लिख लें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियन। यहाँ पे आपको दो एक्सेप्शन मिले, इन केस ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट मूव करें, साइज छोटा हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ेगा, तो बोरोन का बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इसका बोरोन से ज्यादा होगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ 2p3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। ये फैक्टर इफेक्टिंग तो हो गए बस नियर बाय एलिमेंट के लिए, इतना नहीं होगा कि फिर फ्लोरीन और नियन से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो दैट इज ऑर्डर किसका, आयनाइजेशन एनर्जी, या इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अगर मैं P3 की बात करूं तो P3 में भी सेम होगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एलिमेंट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 3s2, 3p1, 3s2। अब फिर इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये एल्युमिनियम के आगे चला जाएगा और ये फास्फोरस सल्फर के आगे चला जाएगा। इस केस में अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा किसका हो जाएगा बेटा, सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा कि कभी कभी हमसे G1 एंड G2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बताओ। ग्रुप 1 में पूछ लेंगे, ले ये तो रेडियो एक्टिव है। अब इसमें क्या होगा, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर मैं G2 की बात करूं, दिस इज एलिमेंट ऑफ G1, ये G1 का एलिमेंट है। अगर मैं G2 की बात करूं, G2 में क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। आप अगेन यहाँ टॉप टू बॉटम मूव करोगे। पीरियड में क्या था कि व्हेन यू मूव इन पीरियड, जब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, हमने अभी देखा, तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है बेटा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है, साइज छोटा है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किधर होगा, लेफ्ट में, और ग्रुप में सबसे नीचे होता है। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये कहाँ होगा, पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड और ग्रुप में नीचे की तरफ। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगा, मिनिमम। और पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें तो सबसे कम किसका होगा, सीजियम का। इसलिए सीजियम
सनलाइट के प्रेजेंस में भी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। दैट्स व्हाई सीजियम इज यूज्ड इन फोटो सेल। द सीजियम हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एनर्जी इसलिए यूज इन फोटो ऑफ फाइनेंशियल एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीटी मींस पीरियोडिक टेबल। तो मैक्सिमम का पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में बॉटम टू टॉप। यहाँ पे आपको मिलेगा हीलियम, इसका सबसे क्या है मैक्सिमम फाइनेंशियल। क्लियर है? सकते हो हमने पीरियड 1 के, पीरियड 2 के, पीरियड 3 के एलिमेंट को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फाइनेंशियल एनर्जी देखा। एक्सेप्शन वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में आ रहा था, बेरिलियम बोरोन में आ रहा था। कभी कभी पूछते हैं कंपेयर फर्स्ट फाइनेंशियल एनर्जी सेकंड फाइनेंशियल एनर्जी पूछ देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं I1 I2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ध्यान से समझने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कह रहा है I1 एंड I2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये ऑर्बिटल डायग्राम को देखो बेटा, ये और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल डायग्राम को देखो बेटा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनेंशियल एनर्जी I1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं I2 की बात करूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा 2s2 2p3 और ये क्या हो जाएगा 2s2 2p2। तो अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। तो जब सेकंड फाइनेंशियल एनर्जी कंपेयर करेंगे, अगर मैं ऑक्सीजन का सेकंड कंपेयर करूं तो किसी भी सेम एलिमेंट के लिए सक्सेसिव फाइनेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। I2 of oxygen is greater than I2 of nitrogen is greater than I2 of। लेकिन अगर दो डिफरेंट एलिमेंट का सेकंड फाइनेंशियल एनर्जी I2 ऑक्सीजन और I2 नाइट्रोजन कंपेयर करेंगे तो अब सेकंड फाइनेंशियल एनर्जी में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं I2 की बात करूं ऑक्सीजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल से इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोग क्रोमियम एंड मैग्नीज का कंपेयर करते हैं। क्रोमियम टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s2 3d4, but this is not correct electronic configuration. Just because of stability, this configuration is changing into argon 18 4s1 3d5। और आपको जाके देखो मैं दो कॉन्फ़िगरेशन में स्टार लगाया, दूसरा कॉपर 29 में, इसका मैंने क्या होगा आर्गन 18 क्या होता है 4s2 3d9, लेकिन एक्सचेंज हो जाता है। अब इसको जब देखोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है 4s1, यहाँ भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है 4s1। अगर ऑर्बिट के हिसाब से देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख लो आर्गन 18 3d5 4s2, और इसको जब लिखोगे तो ये हो जाएगा आर्गन 18 3d5 4s1। कंपेयर दिस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो अगर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा I1 ऑफ जो क्रोमियम है वो कम होगा मैग्नीज से। लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे आफ्टर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर्गन 18 3d5। अब 4s खाली हो गए और इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे 3d5 4s1 एनर्जी निकालोगे दैट इज योर I1, और ये कौन सा है I1। अब जब सेकंड निकालोगे I2 और इसमें से भी सेकंड I2 निकालोगे तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेंगे और यहाँ पे 4s से निकलेंगे। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना है डिफिकल्ट होगा 3d से, 4s से इजीली निकल जाएगा। इस केस में I2 क्रोमियम का ज्यादा हो जाएगा, किससे मैग्नीज से। क्रोमियम इज ग्रेटर देन I2 में क्यों ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3d5 से निकल रहा है, यहाँ पे 4s1 से निकल रहा है, 4s2 से निकल रहा है, इस केस में 4s1 से निकल रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होगा आप देख लो। कभी कभी क्या होते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे
कि कुछ एलिमेंट के सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन होती है और आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि वो एलिमेंट कौन सा है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन लिखना, इफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट I1 400 किलोजूल, I2 660 किलोजूल एंड I3 1200 किलोजूल, और जो I4 होगा सभी एलिमेंट का सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, दीज आर सक्सेसिव, पूछता है प्रिडिक्ट नेचर ऑफ एलिमेंट या प्रिडिक्ट एलिमेंट, ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट या वैलेंसी ऑफ का हो सकता है, या चार ऑप्शन है जिसमें बोलते हैं एलिमेंट देखने के लिए हमेशा देखना। हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है, अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो हमेशा I1 से ज्यादा होगा I2, I2 से ज्यादा होगा I3 और I3 से ज्यादा होगा I4। ये हमने सीखा कि किसी भी सेम एलिमेंट के लिए जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर ए सेम एलिमेंट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ऑलवेज मोर, इतना सही है। फॉर ए सेम एलिमेंट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ऑलवेज मोर। तो देखो I1 से ज्यादा I2 है, I2 से ज्यादा I3 है, I3 से ज्यादा I4 है, लेकिन हमेशा ज्यादा होगा। लेकिन आप प्रेडिक्ट कैसे करोगे, जैसे एक एग्जांपल्स में समझाता हूं। समझो ये सोडियम है, एग्जांपल 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है ये, जैसे ही इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखोगे, तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। क्लियर है। तो पहले जो ये एलिमेंट थे ये थर्ड पीरियड के थे, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला अब थर्ड पीरियड खाली होकर एलिमेंट किस में आ गया, सेकंड पीरियड। जो वैल्यू है ये 600 किलो जूल है। तो जो डालोगे तो जो I2 होगा, जहां भी पीरियड का चेंज होगा वहां पे लार्ज एनर्जी गैप मिलेगा, 100 किलो जूल पर मोल। अब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5। ये जो I3 होगा, अब इतना एनर्जी गैप यहाँ पे उतना नहीं होगा, बस 30 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि अभी भी ये सेकंड पीरियड में और अभी भी ये सेकंड पीरियड में। ये कुछ हो जाएगा 1420 किलो जूल पर। तो कभी भी सक्सेसिव आयोनाइजेशन में जो आपको बेटा एनर्जी गैप मिले, अब यहाँ पे देखो 400 660 1200 एनर्जी गैप यहाँ पे। इन द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी गैप क्या इंडिकेट करेगा, इट रिप्रेजेंट पीरियड नंबर, चेंज इन पीरियड नंबर, चेंज इन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, या चेंज इन पीरियड नंबर, चेंज इन पीरियड नंबर। यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे पीरियड नंबर चेंज हो रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो लार्ज एनर्जी गैप है कि यहाँ पे पीरियड का चेंज है, चेंज इन पीरियड। मैं बात करूं अगर ये मैग्नीशियम एटम होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियन 10 3s2। आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसको बोलेंगे I1। If you remove one electron, this configuration is Mg plus neon 10 3s1 I2 Mg plus 2 neon 10 3s0। 3s खाली हो गया ना, तो जो नेक्स्ट होगा चेंज हो गया, ये थर्ड पीरियड से अब ये सेकंड पीरियड में आ गया। तो ये I3 जो होगा, जो Mg+3 होगा, यहाँ पे ये लार्ज एनर्जी गैप होगा, दैट मींस उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2। तो इस एलिमेंट में देखो 400 660 1200 एंड 1420। इस केस में एनर्जी गैप आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप अगर यहाँ पे मिल रहा है दैट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे एनर्जी गैप हो रहा है, मतलब I1 और I2 दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एनर्जी गैप ज्यादा है, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है। तो ये एलिमेंट कैसा हो सकता है, किसी भी ग्रुप 2 एलिमेंट हो सकता है, लाइक मैग्नीशियम जैसा हो सकता है, कोई दिक्कत। अब एक और एग्जांपल, इस टाइप पे आपको कई सारे एनर्जी गैप आपको यहाँ पे भी ज्यादा मिल सकता है। जैसे समझो इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 1s2 2s2 2p3
फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 1s2 2s2 2p2। इसमें देखो दिस इज योर I1, दिस इज योर I2, और यहां से निकालोगे तो दिस इज योर I3। नो डाउट I1 से ज्यादा I2 होगा, I2 से ज्यादा I3 होगा। अगर मैं I1 से ज्यादा क्या होगा I2, और I2 से ज्यादा क्या होगा। लेकिन एनर्जी गैप की बात करूं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी गैप, अगर यहाँ पे हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे तो I1 से ज्यादा I2 होगा, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा होगा, लेकिन इतना एनर्जी गैप नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर समझो ये 600 तो ये कुछ 1000 होंगे और ये कुछ 1200 होंगे। यहाँ पे भी एनर्जी गैप है, लेकिन ये एनर्जी गैप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। आपको जनरल ट्रेंड से एनर्जी गैप हो सकता है थोड़ा ज्यादा मिले, तो दो कंडीशन में, या तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो और ज्यादा एनर्जी गैप है, तो कहीं ना कहीं वो पीरियड चेंज हो। इसके बेसिस पे आपको ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे। ये समझ में? कभी कभी इस पे एक और ट्रेंड के क्वेश्चन होते हैं। समझो अगर एक कोई एलिमेंट, इसी क्वेश्चन के लिए, इन दिस क्वेश्चन द एलिमेंट इज ए, कौन सा ए एलिमेंट, तो तुमसे पूछे चेंज इन आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन ए से अगर A+2 में जा रहा है, A+2 में जा रहा है, तो क्या बताओ? मतलब आपको दे दिया I1 इतना है, I2 इतना है, तो पहले क्या होगा, A से A+ में जाएगा, फिर A से A+2 में जाएगा। व्हेन एलिमेंट A टू A+ में जाएगा तो इसको बोलेंगे I1 और इसको क्या बोलेंगे I। तो डायरेक्टली आपसे A से A+ पूछ दे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, I1 + I2, और हर स्टेप की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 400 + 660। दोनों स्टेप को क्या करोगे, तो जो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी है उसको डायरेक्टली आप ऐड करोगे तो भी आप ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। आपको इस ट्रेंड के भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आपके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट है तो हमने दो चीजें देखी थी। अगर मैं बात करूं कैटायंस होते हैं, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और जो साइज ऑफ एनायंस हैं दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एन पे चार्ज बढ़ेंगे तो उसका साइज छोटा होता जाएगा, और एनायन पे चार्ज बढ़ेंगे तो उसका साइज बड़ा होगा। समझो कोई एक एलिमेंट में ई, आप ध्यान से देखो, तो अगर ई का कैटायन ले लो और ई का एनायन ले लो, तो एनायन का निगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ते हैं, तो इसमें साइज, इसके न्यूट्रल एलिमेंट का साइज एनायन से छोटा होता है और कैटायन से बड़ा होता है। तो ये एनायन है और ये कैटायन। तो अगर कैटायन बनाओगे तो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज छोटा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। Fe+2, अगर मैं इसका साइज पहले कंपेयर करूं तो जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज छोटा होगा, तो सबसे स्मॉलर साइज क्या हो जाएगा Fe+3, देन Fe+2, देन Fe। इसके आयनाइजेशन एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं तो Fe+3 से ज्यादा होगा Fe+2 और इससे ज्यादा होगा Fe। क्लियर है? अब इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फंडा मत लगाना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब दो एलिमेंट के बीच कंपेयर करता होता है, और फॉर सेम एटम आप साइज देख लो। इस केस में देखो जिसका सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज छोटा होगा, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 1 इसका होगा, कम इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा। अगर यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का रेशियो लिख दूं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे कम किसका होगा Mn से ज्यादा होगा Mn+2, Mn+2 से ज्यादा होगा Mn+4, Mn+4 से ज्यादा होगा Mn+6, Mn+6 से ज्यादा होगा Mn+6। इसका वैल्यू है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। कोई दिक्कत? इस केस में देखो एनायन पे चार्ज आने से साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
अगर पहले इसमें साइज कंपेयर कर लेते हैं, साइज, तो सबसे बड़ा साइज इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा, लाइक n से ज्यादा होगा n माइनस, इससे ज्यादा होगा n माइनस 2। और ऐसे एनर्जी कंपेयर कर लो, n का, देन n माइनस का, देन n माइनस 2 का। यहाँ देखो ऐसे एनर्जी O माइनस से ज्यादा, O माइनस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और O का नॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं लग सकता। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 3D इसके लिए। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट करता है और यहाँ पे डी ट्रांजिशन लगने की वजह से अगर मैं इसका आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, Ag ज्यादा, Au कॉपर और Ag, ये फोर्थ पीरियड का है। 6 पीरियड से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका साइज छोटा होता है इसलिए इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा होगी। ये जो है ये गलत है, आपको लगेगा कि इसका ज्यादा हो रहा है, बट ये गलत है। समझना, ध्यान से समझना। अगर सेम मेटल के लिए वो पहले से ज्यादा होगी, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो कैटायन होगा ना, तो कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर सेमी मेटल का कैटायन है तो कैटायन का चार्ज बढ़ने से साइज छोटा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन एनायन पे चार्ज आने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो चार्ज ऑन कैटायन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन चार्ज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। एनायन पे अगर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, सॉरी, चार्ज ऑफ एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, आयोनाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैटायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बट एनायन के साइज के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप इसको समझ कर लिखो, फिर मैं 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट आपको लिखा देता हूं नोट करके। और लगे आपको ये हो रहा है तो आप पॉज करके, आप स्क्रीन को पॉज करके आप सब कुछ लिख लो। लिखना नोट में पहला पॉइंट, फॉर सेम एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट कंसिडर्ड। For same element, when you compare ionization energy for same element, electronic configuration is not considered. Only charge of element is considered. Only charge of element is considered. Second point. Second point. Ionization energy is directly proportional to charge on cation. Ionization energy is directly proportional to charge on cation, while ionization energy is inversely proportional to charge on anion. कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और एनायन पे चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम होगा। ओके, तो आइए इसके कुछ एक्सेप्शन है, मैं 1 by 1 आपको एक्सेप्शन पढ़ा दूं। सबसे पहला एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं इन बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्युमिनियम, थैलियम। जनरल ट्रेंड क्या है? आप टॉप टू बॉटम आओगे, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था? बोरोन, देन एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम। अब क्यों नहीं होते? ध्यान से समझ लो। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड होता है कि जो 6 पीरियड से लेंथनाइड स्टार्ट होते हैं, तो ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ लगेगा, एंड फोर्थ पीरियड से 3D सीरीज स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। इस वजह से साइज में काफी वेरिएशन होने से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? ये रेगुलर ट्रेंड नहीं आकर के रेगुलर ट्रेंड, इसी को समझा रहा हूँ आपसे। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। 1 2 3 बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होगा, सबसे ज्यादा होगा बोरोन का,
देन थैलियम का, देन गैलियम का, देन एल्युमिनियम का, देन इंडियम का। इन दोनों का ज्यादा होता है थैलियम और गैलियम का। थैलियम में क्या लग रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, गैलियम में क्या लग रहा है, ट्रांजिशन मेटल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको डीडी कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, हम लोग जब आप थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे, तो आप ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? इसके क्या इरेगुलर ट्रेंड होते हैं, और आप याद रखना 153 सबसे ज्यादा बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम एंड का होता है। सब सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। फिर यहाँ पे रेगुलर क्या है, ऊपर से नीचे आने पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, क्योंकि जो साइज है वो बढ़ जाता है। क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे बस इतना एक्सेप्शन है, इन दोनों में होता है। सबसे ज्यादा किसका होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन पीबी। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, देन लेड होगा, SN टिन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बस इन दोनों इतना ही आता है। फिर अगर डी ब्लॉक में याद होगा, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, स्कूटर, यामा, लाइक। 3D का ज्यादा होगा 4D से, 4D का ज्यादा होगा 5D से। ऑलरेडी मैंने कराया भी था। एट्रियम, एट्रियम सिंपल। ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 10, इसमें सबसे ज्यादा होगा 5D, 5D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 3D। एक्सेप्शन है, और दूसरा एक्सेप्शन है ग्रुप नंबर 2, 8, 9, 11 एंड 12, जो हमने देखा था कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड में। सबसे कम होगा 4D, 4D से ज्यादा होगा 3D, 3D से ज्यादा होगा 5D। 4D, 3D, 5D, ये आपको सबसे ज्यादा डी ब्लॉक में मिलेंगे एंड बोरोन फैमिली में। ग्रुप 3 स्कैंडियम वाले फैमिली में सबसे ज्यादा 3D, 4D एंड 5D। ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 10 में सबसे ज्यादा 5D होगा, देन 4D, देन 3D। और ग्रुप नंबर 2, 8, 9, 11 एंड 12, जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वाला फैमिली था, उसमें सबसे ज्यादा 5D, देन 3D, देन 4D। कि आपको क्या थे एक्सेप्शन, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी के सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आपको बोरोन फैमिली में मिलेगा। याद रखने के लिए 153-24 मैंने आपको करा दिया। जनरल ट्रेंड नहीं होते हैं। गैलियम और इंडियम में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। कार्बन फैमिली में टिन एंड लेड में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। एंड ग्रुप डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन यहाँ और से पूछे गए। क्लियर है? आइए लास्ट में हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इसमें पहले एप्लीकेशन में लेता हूँ बेसिक नेचर। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी के हेल्प से आप क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, यही एप्लीकेशन एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं। पहले आपको दे दे बेसिक नेचर बताओ। तो जो भी बेसिक नेचर हो, या मेटेलिक कैरेक्टर हो या ऑक्सीडाइजिंग, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है आयनाइजेशन एनर्जी? बेसिक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर एंड ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे देखना अगर समझो किसी भी तुम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो इसका जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगा, जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स बेसिक नेचर कम होने से उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड है, दे आर बेसिक इन नेचर, नेचर के हैं, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। कैरेक्टर का है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, मतलब बेसिक नेचर का मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, मोर होगा टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन
बेसिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नेचर की हम लोग बात करें कर सकते हो कि एसिडिक नेचर बेसिक नेचर निकाल सकते हो। When you move from top to bottom, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो जो इसका बेसिक नेचर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप एलिमेंट बात कर लो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें किसका ज्यादा मेटेलिक करेक्टर है? तो नीचे की तरफ मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, मतलब सीजियम ज्यादा मेटेलिक करेक्टर विद रिस्पेक्ट टू लिथियम। क्यों? क्योंकि सीजियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। सीजियम का जो एनर्जी है वो क्लियर है। तो इसके हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में किसका एसिडिक करेक्टर है, किसका बेसिक करेक्टर है, किसका ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है। तो जिसका मेटेलिक ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है। एप्लीकेशन हम देखते हैं नेचर ऑफ, और सेकंड एप्लीकेशन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर बेसिक नेचर की बात करो, बेस स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो भी हमको पहले से पता है, हम लोग पहले टेबल में कई बार सुन चुके हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तीन ही है जो न्यूट्रल होते हैं, CO, NO और N2। और एम्फोटेरिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बेसन, गाल, Mg पे। बेसन मतलब बेरिलियम, Sn मतलब टिन, गैलियम, एल्युमिनियम, जिंक, Zn, लेड, Pb। तो ये सब जो एम्फोटेरिक है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 टाइप की ऑक्साइड ही बनते हैं। न्यूट्रल 3 ही है, CO, NO और N2। एम्फोटेरिक बेसन, गाल, Mg पे। मेटल का बेसिक, नॉन मेटल का एसिडिक, और मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो एसिडिक। इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और आप हम लोग उनका एक लेक्चर भी है नेचर ऑफ ऑक्साइड पे, आप उसको देखो, आराम से आपको समझेगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं किसी पीरियड की बात करूं, पीरियड में हम कहां से कहां मूव कर सकते हैं? When we move from left to right in a period, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, जो बेसिक करेक्टर है वो कम होगा। लेकिन अगर आप ग्रुप की बात करते हो तो कहां से कहां मूव करते हैं? टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो इस केस में जो IE है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो कम होगा, तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक करेक्टर कम होगा। इसके बेसिस पर हम लोग बात करते हैं। बढ़ेगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर कम होगा। अगर समझो ऐसे ऑक्साइड आप दिए हैं, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, ऑक्साइड रुबिडियम, कौन ज्यादा बेसिक हो? ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जो बेसिक नेचर है, MgO, Al2O3, इस केस में देखो ये सब कहाँ है? पीरियड के। तो पीरियड में आप कहां से कहां मूव करोगे? लेफ्ट टू राइट। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, तो ये अच्छा एसिड होगा। ये ऑर्डर किसका है? एसिडिक। एसिडिक का ये होगा सबसे ज्यादा, सिलिकॉन होगा, देन एल्युमिनियम। तो आप सिंपल करो, जो भी ऑक्साइड बने हुए हैं आप उसको चेक कर लो, ऑक्साइड को आप चेक कर लो आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ग्रुप वाइज है, तो ग्रुप में तो डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ते हैं, लेकिन पीरियड में लेफ्ट पर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ते हैं, बेसिक नेचर कम होते हैं। क्लियर है? तो आप इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है। आप ये प्रेडिक्ट तो कर लोगे कि बेसिक तो होगे, कौन ज्यादा बेसिक है, आप आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से कर सकते हो।
ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट योर अननेसेसरी एनर्जी। अननेसेसरी एनर्जी पे इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके सिलेबस में जनरली नहीं मिलेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो आप अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक छोटे छोटे लेक्चर में इस फॉर्म में देखेंगे। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और आप क्वेश्चन सॉल्व करें। आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Okay, thanks for watching. Have a nice day. Bye bye and thank you.